बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में बेकाबू डेंगू मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार, 95% केस इसी महीने आए। क्यों 56 सालों तक ट्रेनों में नहीं थी शौचालय की सुविधा, कैसे लगे टॉयलेट, दिलचस्प है कहानी। बिहार में 15,444 शिक्षक गायब, आंकड़ों के फेर में उलझे नीतीश सरकार के 2 विभाग, जाने पूरा मामला। ओवैसी साहब बख्श दीजिए, क्यों बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एआईएमआईएम अध्यक्ष को बताया भाजपा की बी टीम। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश ने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। पीएम उम्मीदवारी की चर्चा पर प्रशांत किशोर का तंज। बिहार पुलिस में निकली है बम्पर वैकेंसी, 24,269 पदों के लिए जल्द जारी होगा रोस्टर। बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल, अररिया में पेड़ पर चढ़कर के बांटे गए प्रश्न पत्र। दिल्ली में अमित शाह से मिले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कहा दशहरा के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आएंगे बिहार। बिहार में नौनिहालों की जान से खिलवाड़, मिड डे मील में परोसा गया कीड़ा युक्त भोजन, बच्चों ने नाले में फेंका। देश के प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी ने जेडीयू को फिर दिखाया पीएम उम्मीदवारी का लॉलीपॉप। वोट देना है तो दो, माल पानी नहीं मिलेगा, नितिन गडकरी ने साफ किया अपना लोकसभा चुनाव का एजेंडा। बिहार में गायब है हजारों टीचर, नीतीश सरकार के 2 विभाग में उलझा है बड़ा डाटा, जानिए क्या है पूरा मामला। डेंगू बुखार नॉर्मल बुखार से कैसे हैं अलग, इन लक्षणों से करें पहचान। महंगाई की मार से जनता बेहाल, कहीं फीका न पड़ जाए त्योहार। ठाकुर विवाद पर पहली बार तेजस्वी का आया रिएक्शन, कहा पटना आने दीजिए फिर करेंगे बात। नालंदा के अजीजिया मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 29 करोड़ रुपए नीतीश सरकार ने दी मंजूरी, उपद्रवियों ने लगा दी थी आग। गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं, उनके पिता अंग्रेजों के थे दलाल, तेजस्वी के विधायक के बिगड़े बोल। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कई कठोर नियमों के बावजूद भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। अब एक नया मामला बिहार के अररिया जिला से सामने आया है, जहां पेड़ पर चढ़ करके छात्रों को प्रश्न पत्र बांटा गया और छात्र कमरे के बजाय फील्ड में परीक्षा देते नजर आए। दरअसल शुक्रवार को अररिया के फॉरबिसगंज कॉलेज में 11वीं और फिर 12वीं की टेस्ट परीक्षा हो रही थी, जहां छात्र के लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र की कॉपी को पेड़ पर चढ़ करके बांटा गया। ऐसे में छात्रों को भी प्रश्न पत्र लेने के लिए पेड़ तक जाना पड़ा। छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से कॉलेज की लचर व्यवस्था के कारण अनेकों छात्रों की प्रश्न पत्र और फिर उत्तर पुस्तिका फट गए, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां परीक्षा का आयोजन क्लासरूम में होती है तो फिर वहीं बिहार में इसका परीक्षा का आयोजन फील्ड में होती है, फील्ड में की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मिड डे मील योजना का हाल बेहाल हो गया है। जहां आए दिन मिड डे मील में छिपकली, सांप और गिरगिट मिलने की खबरें आती रहती है। जहां कई बार बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने की बातें सामने आती रहती है। ताज़ा मामला जमुई से सामने आया है, जहां मिड डे मील में बच्चों को कीड़ा युक्त भोजन परोसा गया। जहां कीड़ा देख करके बच्चों ने भारी बवाल कर दिया
और भोजन को नाले में फेंक करके विरोध जताया। यह घटना झाझा नगर परिषद के प्राथमिक विद्यालय खैरा घाट की है। दरअसल रोज की तरह शुक्रवार को भी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील का भोजन परोसा गया था। जब भोजन में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों और फिर उनके परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए छात्र और फिर उनके परिवार वालों ने स्कूल में जम करके हंगामा मचा दिया। यह स्कूल में एनजीओ द्वारा मिड डे मील का भोजन पहुंचाया जाता है। आपको बता दूं कि खाना जैसे ही बच्चों ने शुरू किया तभी सुजीत कुमार के भोजन में मरा हुआ कीड़ा मिला। इस बात की जानकारी बच्चों ने प्रभारी प्रधान अध्यापक मनोज कुमार को दी। यह सूचना के बाद प्रभारी प्रधान अध्यापक ने सभी बच्चों को भोजन करने से रोक दिया। इसके बाद बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया और मिड डे मील को नाले में फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने बताया है कि 2 माह पहले भी भोजन में कीड़ा मिला था। मिड डे मील में बार बार कीड़ा मिलने को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें कोई चाहत नहीं है और वे पीएम पद के उम्मीदवार की रेस में नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी और फिर गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताते रहे हैं। जब नीतीश की एनडीए में वापसी के कयासों के बीच आरजेडी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का लॉलीपॉप दिखाया है और कहा है कि नीतीश में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। जब लालू के करीबी कहे जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार जब भी अरंगाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। महात्मा गांधी ने बिहार आकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। यह तब देश को आज़ादी मिली थी जब बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया था। बिहार के ही लोक गायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। पिछले साल 9 अगस्त को एनडीए को छोड़ करके नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू ने भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा दिया। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहल पर पूरे देश के विपक्षी दलों को एक साथ लाया गया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश भर में घूम घूम करके विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम किया। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। यह हमारी चाहत है कि बिहार ने राष्ट्रपति दिया है तो फिर इस बार बिहार से ही देश का प्रधानमंत्री हो। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, ये हमारी इच्छा है। क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनेगी? इस सवाल पर आरजेडी विधायक ने कहा कि सहमति बने या नहीं बने, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण हैं और वे देश के पीएम उम्मीदवार बने, ये हमारी इच्छा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर के निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाने की सरकार ने योजना चलाई है। इस योजना के तहत अब तक कई परिवारों को अच्छे और पक्के मकान मिल चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी शेयर करते हुए कहा कि देश के ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्र के लगभग 4 करोड़ परिवारों को पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के 4 करोड़ या 15% परिवारों को शहरों और गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वे इस लोकसभा चुनाव में अपने इलाके में बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, किसी को चाय पानी का इंतजाम नहीं करेंगे। जब उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं लोगों की ईमानदारी से सेवा करूंगा, लेकिन मैं न खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने इस लोकसभा चुनाव में सोच लिया है कि बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, जहाँ चाय पानी भी नहीं करवाएंगे। वोट देना है तो फिर दो, नहीं तो मत दो। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि तुमको माल पानी भी नहीं मिलेगा, या लक्ष्मी यानी कि पैसा दर्शन नहीं होंगे, देसी विदेशी नहीं मिलेगी। जब मैं पैसा खाऊंगा भी नहीं और किसी को खाने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करूंगा, ये विश्वास करिए। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी वर्तमान में नागपुर से सांसद है। जब उन्होंने 2014 और 2019 में यहां से जीत हासिल की है। नागपुर भले ही आरएसएस का मुख्यालय हो, लेकिन 2014 से पहले तक ये सीट कांग्रेस का गर्व मानी गई है। जहाँ हालांकि नितिन गडकरी ने इस मिथक को तोड़ा और दोनों बार चुनाव जीत करके बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। जब मोदी सरकार में नितिन गडकरी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक काम कर रहे हैं। के पाठक लगातार नए नए आदेश निकाल करके शिक्षक और फिर कर्मचारियों के साथ ही बच्चों को भी अनुशासन में रहने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच
अब उनके ही विभाग में उनके नाक तले बड़ा झोल हो रहा है। दरअसल बिहार में 15,000 से ज्यादा शिक्षक गायब है। जन निगरानी विभाग को इसकी तलाश है। इसकी वजह बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक बहाली को लेकर के माना जा रहा है। जहां इस आंकड़े में भारी अंतर मिला है। जहां निगरानी झांसे में फोल्डर नहीं मिलने वाले शिक्षकों की संख्या 73,091 है, तो फिर वहीं शिक्षा विभाग में प्राप्त फोल्डर वाले शिक्षकों की संख्या 57,647 बताई गई है। ऐसे में अब दोनों विभाग की सूची में मामला उलझ गया है और यही वजह है कि इसको लेकर के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारियों की भी मुश्किल बढ़ गई है। उन्हें भी ये नहीं पता चला है कि सूबे में टीचरों की वास्तविक संख्या कितनी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहां दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, महाराष्ट्र और कोलकाता समेत कई राज्यों के अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती हैं। आपको बता दें कि डेंगू एडिस एजिट प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो फिर उसके कुछ दिन बाद डेंगू के लक्षण महसूस होने शुरू हो सकते हैं। यह बुखार डेंगू का एक आम लक्षण है, लेकिन अक्सर लोग इस बुखार को सामान्य समझ लेते हैं और डॉक्टरों को दिखाना जरूरी नहीं समझते हैं। इस स्थिति में कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इसलिए इस मौसम में आपको डेंगू बुखार को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको डेंगू बुखार है या फिर नॉर्मल बुखार, इसका पता कैसे चल सकता है? तो आइए आपको बताते हैं कि इसका पता कैसे आप लगा सकते हैं। तो बात करते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि डेंगू मच्छर सिर्फ दिन के समय ही काटता है, जबकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो डेंगू का कारण बनने वाले मच्छर दिन और रात दोनों समय काट सकते हैं। हालांकि सुबह और शाम के समय एडिस मच्छर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब एडिस मच्छर काटता है तो फिर 7 दिन बाद डेंगू के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सिर्फ मच्छर के काटने के बाद ही नजर आते हैं, जबकि नॉर्मल बुखार वायरल या फिर मौसम में बदलाव की वजह से भी हो सकता है। जब डेंगू में शरीर का तापमान 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जी हाँ, जबकि वायरल ज़्यादातर मामलों में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है। डेंगू होने पर बुखार अचानक से चढ़ जाता है, जबकि नॉर्मल बुखार धीरे धीरे चढ़ता है और फिर कम हो जाता है। डेंगू में त्वचा पर लाल चकत्ते निकल जाते हैं। जब बुखार के साथ लाल चकत्ते निकलना, डेंगू में व्यक्ति को मांसपेशियों और फिर जोड़ों में दर्द का अनुभव होता है। नॉर्मल बुखार में ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, ऐसा कम होता है। डेंगू सिर दर्द का भी कारण बन सकता है। जब नॉर्मल बुखार में सिर दर्द होना आम नहीं है। जब डेंगू होने पर मरीज के प्लेटलेट में तेजी से कमी आने लगती है। हालांकि बुखार होने पर प्लेटलेट नहीं लगते हैं नॉर्मल बुखार पर। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है, जब विपक्षी इंडिया महागठबंधन ने साकार रूप ले लिया है। ऐसे में महंगाई के बढ़ने से केंद्र सरकार को संसद में डाल दिया है, तो वहीं दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए अधिक महंगाई एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। चीनी और गेहूं जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और फिर उन्हीं स्तरों पर स्थित होने के बाद कच्चे तेल में भी उछाल आई है। इसने एफएमसीजी कंपनियों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा मानसून के चालू सीजन के दौरान अगस्त में सूखा रहने से ग्रामीण मांग पर असर पड़ा है, लेकिन एफएमसीजी कंपनियां मानसूनी बारिश में सुधार और त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ने के संबंध में सतर्कता बरतते हुए आश्वासन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर से कहा है कि महंगाई पर लगाम लगाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। जब उन्होंने कहा है कि यदि आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाना है तो फिर महंगाई को थामना जरूरी है। जब पिछले 3 महीने में थोक बाजार में बढ़ोतरी देखी जा रही है, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट की दर बहुत कमजोर है। जब दाल भाव आसमान छू रहे हैं, त्योहारों का मौसम भी शुरू होने वाला है। ऐसे में महंगाई की मार से पर्व के फीका होने का डर भी व्यवसायियों को सता रहा है। वहीं आरबीआई का मानना है कि और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और ऊर्जा कीमतें लंबे समय से जारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव, मौसम की प्रतिकूलता के बीच महंगाई को नियंत्रण करना किसी चुनौती से कम नहीं है। मूल्य अनिश्चित के कारण भविष्य के लिए निवेश और फिर बचत पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई का प्रभाव वेतन भोगी, कर्मचारी, पेंशन भोगी, कम आय वाले लोगों के दैनिक आय अर्जित करने वालों पर अधिक होता है। दोस्तों बात करते हैं कि तकरीबन महीने भर पहले अचानक अपने भाव से आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगाड़ने वाला और 200 रुपये किलो के भाव में बिकने वाला टमाटर अब 20 रुपये से 30 रुपये किलो के भाव पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अचानक से टमाटर के भाव 220 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गए थे, जिससे कहीं ना कहीं टमाटर सब्जियों और फिर विभिन्न तरह के पकवानों से दूर हो गया था। टमाटर के साथ साथ शहर की सब्जी मंडियों में भाव में महंगाई रहने वाली सब्जियों के दाम में भी भारी गिरावट आई है, जिससे एक बार फिर से आम आदमी की रसोई का संतुलन बन पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि गोभी, भिंडी, करेला या फिर परवल ही नहीं, मूली की खेती करके किसान अच्छी खासी कमाई कर रहा है। जब बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के धुरगमा गांव के किसान लक्ष्मण शाह
इन दिनों अपने 5 कट्ठा खेत में मूली का फसल लगाए हुए हैं, जो बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतर मुनाफा दे रहे हैं। जहां लक्ष्मण शाह ने बताया है कि पहले हम इस खेत में सब्जी की फसल किए हुए थे, जब सब्जी खत्म होने के बाद हम इस 5 कट्ठे खेत में मूली की फसल लगाए हुए हैं, जो फसल काफ़ी अच्छा है और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इस फसल में लागत का 50 गुना अधिक फायदा है। आमतौर पर जब लोग घरों में सलाद खाते हैं तो फिर उनकी थाली में मूली का स्वाद जरूर आता है, क्योंकि मूली एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की थाली में परोसी जाती है। इसका नतीजा है कि लोग मूली सलाद में बड़े चाव से खाते हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मूली सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। किसान ने बताया है कि शुरुआती दौर में जब हमारे खेत में मूली निकालना शुरू हुआ तो इधर मूली का मार्केट डाउन हो गया, जब पर बाजार में पिछले कुछ दिनों से भाव चढ़ गया है, इससे काफ़ी मुनाफा हो रहा है। यानी कि अगर आप, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार के रहने वाले और बेरोज़गार हैं, कि कोई आपके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार का जरिया नहीं है, तो आप खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। खेती में भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन खेती पारंपरिक खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक खेती। जी हाँ, अब बागवानी खेती अगर करेंगे तो उसमें और ज़्यादा फायदा है। दोस्तों, बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा है। जहां आपको बता दें कि बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने शुक्रवार को AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आप भाजपा की बी टीम है, इसीलिए ओवैसी साहब देश के मुसलमानों को बख्श दीजिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के लोकप्रिय नेताओं में से तीसरे स्थान पर आते हैं। राज्य में हर जाति और हर मजहब के लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। बिहार शरीफ दंगे में प्रभावित सभी वर्ग के लोगों को सरकार ने उचित मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाजपा की बी टीम है, वह भाजपा की राह पर ही चल रहे हैं। इसलिए उनसे मेरा कहना है कि ओवैसी साहब देश के मुसलमानों को बख्श दीजिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने समाज में हर वर्ग के लिए विकास का कार्य किया है और करते रहेंगे। यही वजह है कि बिहार के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित सहित हर एक जाति के लोग महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इरशादुल्लाह ने कहा है कि पिछड़ों को सबसे पहले आरक्षण देने का कार्य बिहार में ही सबसे पहले शुरू किया। जब दलित के आरक्षण के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार मजबूती से के साथ खड़े रहते हैं और इनकी हकमारी ना हो इसकी चिंता करते हैं। इरशादुल्लाह ने ओबीसी को घेरते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बिहार में 114 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, दरभंगा के 8 वक्फ स्टेट्स की भूमि पर बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण, समस्तीपुर, नालंदा में वक्फ स्टेट्स की भूमि पर निर्माण कार्य कराया। इसके साथ ही कई जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सरकार ने बिहार शरीफ दंगे के तमाम प्रभावित हर धर्म, जाति, मजहब वाले कुल 36 लोगों को उचित मुआवजा दिया गया। इसके साथ ही ऐतिहासिक मदरसा और पुस्तकालय का निर्माण कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह ने ये सभी बातें शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही है। इस दौरान जदयू नेता नियाज अहमद, पटना जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल बाकी सिद्दीकी, राजद नेता फारूक रजा WB मौजूद रहे। दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कहना है कि सच में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमें बताइए कि आपका इस बारे में क्या राय है। आप ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं कि वे सच में बीजेपी की बी टीम है या फिर वे अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, मर्जी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारा एक ही स्टैंड है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि इस देश की 140 करोड़ लोगों में एक एक आदमी ये फील करे कि वे प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। ये बातें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के PM फेस बनाए जाने को लेकर के कही है। दरअसल बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में इन दिनों CM नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। जहाँ एक तरफ से NDA से अलग होने के बाद CM नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के विरोध में प्लान बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के इसी मुहिम से ही इंडिया गठबंधन बन पाया है। इन सब के बीच विपक्ष की ओर से PM उम्मीदवार को लेकर भी CM नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होती रहती है। ऐसे में अब इसी सवाल को लेकर के दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमारा एक ही स्टैंड है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश की 140 करोड़ लोगों में एक एक आदमी ये फील करे कि वे प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, या किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। आपको बता दें
दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। जैसे नीतीश कुमार ने ही अरविंद केजरीवाल को गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार कराया था। जी हाँ, कांग्रेस और फिर अरविंद केजरीवाल में कुछ दूरी थी, इसे खत्म करने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के बिहार सहित पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। जहां नीतीश के एनडीए में वापसी के कयासों के बीच आरजेडी ने जेडीयू को पीएम उम्मीदवार को लेकर के लॉलीपॉप दिखाया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने यह कह करके सियासत को गर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अचानक आरजेडी के बदले सुर को लेकर के प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और नीतीश कुमार सबसे बड़े अहंकारी मुख्यमंत्री हैं। देश में बिहार सबसे फिसदी और नीतीश कुमार बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया है। जब लोकसभा में आरजेडी के सांसदों की संख्या 0 है, लेकिन वे प्रधानमंत्री से नीचे बात नहीं करती है। जिस पार्टी के एक भी सांसद नहीं है, वे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय कर रही है। जब बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। जब नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज उनके हालात अंधों में काना राजा के जैसी है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को बहुत भ्रम हो गया है कि वही बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के आसपास बेवकूफ़ों की भी भीड़ लगी रहती है। जब बिहार में आज ऐसे भी नेता है जिन्हें अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। जब नीतीश कुमार को अपना नाम लिखने आता है तो वो खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं। आज नीतीश कुमार से अधिक पढ़े लिखे और फिर समझदार लोग हजारों से की संख्या में बिहार में हैं, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहनता हो और फिर अपने को जमीनी नेता कहलाने का दावा करता हो। बिहार में नेता ऐसा ही बनाया जाता है, ऐसा ही बनता आया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पुलिस विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। यह बिहार पुलिस में जल्द ही बम्पर बहाली होने वाली है। 24,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए जल्द ही रोस्टर जारी किया जाएगा। जहाँ बिहार पुलिस मुख्यालय ने 24,269 पदों पर बहाली के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया है। जहाँ हरी झंडी मिलते ही नए साल में 24,000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहाँ पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि गृह विभाग की तरफ से पुलिस में 75,543 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई थी। यह इस साल होने वाली बहाली के बाद 48,447 पद बचे हुए हैं। यह गृह विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति के बाद इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत पुलिस विभाग में अगले साल 24,269 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, बिहार में डेंगू का कहर जारी है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 6,000 के पार हो गया है। इनमें से 95% केस सिर्फ एक महीने यानी कि सितंबर में ही आए हैं। जब कल बिहार में 396 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में नए डेंगू मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भागलपुर, मुंगेर और फिर मुजफ्फरपुर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बेकाबू है। जब बिहार में अभी 344 मरीज बड़े सरकारी अस्पतालों में भर्ती है। जब बारिश के सीजन में डेंगू बुखार पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब बिहार में आंकड़ा चिंताजनक पहुंच गया है। बिहार में कल डेंगू के 396 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ इस साल अब तक डेंगू की 6,005 मरीज मिल चुके हैं। इसमें से केवल सितंबर महीने में ही 5,730 मरीज मिले हैं, जो कि कुल केस का लगभग 95% है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक पटना में 174 नए मरीज मिले। इसके बाद भागलपुर में 36, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 19 और बेगूसराय में 17 मरीज मिले। जब बिहार के 12 मेडिकल कॉलेजों में 344 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू बुखार वैसे तो राज्य भर में फैल रहा है, लेकिन नदियों के किनारे बसे शहरों में सबसे इसका ज़्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है। गंगा नदी किनारे बसे पटना, बेगूसराय, भागलपुर जैसे शहरों में हालात चिंताजनक है। गंडक किनारे बसे हाजीपुर में भी 200 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। यह जानकारों के मुताबिक नदी किनारे बसे शहरों में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा तेजी से पनप रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेन भारत में यातायात का सबसे पसंदीदा साधन है। लंबे सफ़र के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही यात्रा करना पसंद करते हैं। जब भारत में कई श्रेणियों की ट्रेनें चलती है, अलग अलग श्रेणियों की ट्रेनों में सुविधाएं भी अलग अलग मिलती है। जहाँ अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे लग्जरी ट्रेन भी भारत में दौड़ रही है, जिसमें होटलों जैसी सुविधाएं रेल यात्रियों को मिलती है।
लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों को तो हम चलता फिरता घर भी कह सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय ट्रेनों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। जब भारत में ट्रेनें 56 साल तक बिना टॉयलेट के ही पटरियों पर दौड़ी। जब भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी और किसी ट्रेन में पहला शौचालय साल 1909 में लगा। जब 1909 से पहले तक अगर किसी यात्री को टॉयलेट जाना होता था तो फिर उन्हें स्टेशन पर ट्रेन रुकवाने का इंतज़ार करना होता था। जहाँ ट्रेन के रुकने पर स्टेशन पर बने शौचालय में जाकर के या फिर खुले मैदान में जंगल में नित्य क्रिया करते थे। जी हाँ, हालांकि आज से करीब 114 साल पहले एक ऐसी घटना घटी कि रेल को ट्रेन में शौचालय की सुविधा शुरू करनी पड़ी। रेल पटरियों के किनारे टॉयलेट जाने के बाद भाग करके ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते गिरे एक रेल यात्री द्वारा ट्रेन अधिकारी को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र की वजह से भारतीय ट्रेनों में शौचालय लगने का रास्ता साफ हुआ। टॉयलेट लिखवाने के लिए लिखा गया ये सिफारिशी पत्र आज भी रेल संग्रहालय में रखा गया है। जब भारतीय रेल में शौचालय की शुरुआत साल 1909 में की गई थी। शायद इसमें भी और देरी होती अगर अखिल चंद्र सेना नाम के एक यात्री रेल में सफ़र करने के दौरान पेट ना खराब होता। जब पेट खराब होने की वजह से उन्हें पश्चिम बंगाल के अहमदपुर स्टेशन पर उतरना पड़ा। वे पटरियों के पास शौच करने चले गए। जब कुछ देर बाद गार्ड ने सीटी बजा दी और फिर गाड़ी चल पड़ी। जहाँ अखिल चंद्र सेन अपना लोटा और धोती पकड़ करके भागे, वह स्टेशन पर गिर गए। जहाँ उनकी धोती खुल गई और फिर उनकी गाड़ी छूट गई। ट्रेन के गार्ड की इस हरकत की शिकायत उन्होंने लेटर लिख करके रेलवे के साहिबगंज मंडल कार्यालय से की। अखिल चंद्र सेन ने पत्र में लिखा है कि श्रीमान, मैं ट्रेन से अहमदाबाद स्टेशन पहुंचा जब मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं शौच के लिए चल गया। मैं निवस्थ हो ही रहा था कि गार्ड ने सीटी बजा दी। मैं एक हाथ में लोटा और फिर दूसरे हाथ में धोती पकड़ के भागा। मैं गिर गया और फिर स्टेशन पर मौजूद औरतों और फिर मर्दों ने सब देख लिया। मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। ये बहुत गलत बात है। अगर यात्री शौच के लिए जाते हैं तब भी गार्ड कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेन रोकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए, वरना ये खबर अखबार को दे दूंगा। जिसके बाद रेलवे की तरफ से ट्रेनों में शौचालय लगाने की व्यवस्था की गई 1909 में। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी नेता मनोज झा के ठाकुर बयान को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद नेता का समर्थन किया है, तो वहीं जदयू के कई नेता इस प्रकरण में मनोज झा का विरोध कर रहे हैं। जहाँ वहीं राजद विधायक चेतन आनंद के ट्वीट के बाद ये मामला तुल पकड़ लिया है। जी हाँ, चेतन आनंद के साथ ही इस मामले में आनंद मोहन भी शामिल हो गए हैं। जहाँ मनोज झा और फिर आनंद मोहन के बीच ठाकुरों को ये विवाद गहराता नजर आ रहा है। जब वहीं इसी कड़ी में दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पटना जाकर के इस मामले को देखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मनोज झा और फिर आनंद मोहन के बीच क्या विवाद है, इसकी जानकारी वे पटना जाकर के लेंगे। दरअसल राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलने के दौरान एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद से ही ये सारा खेल खेला गया है, ये सारा मामला हुआ है। जहाँ कई नेताओं का आरोप है कि मनोज झा ने कविता के द्वारा ठाकुरों पर वार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव मनोज झा का समर्थन कर चुके हैं। जहाँ लालू यादव ने कहा था कि मनोज झा कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, जब वे एक विद्वान इंसान हैं, उनका कहना बिल्कुल भी सही था। जब उन्होंने किसी जाति विशेष को लेकर की ये बातें नहीं कही है। वहीं इस मामले में आनंद मोहन ने कहा है कि अगर वे राज्यसभा में होते तो फिर जीभ काट खींच करके आसन की ओर उछाल देते। जब वहीं चेतन आनंद ने कहा है कि वे यानी कि मनोज झा ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। या वहीं अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे पटना पहुंच करके मामले को देखेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं से ही कन्वर्टेड है, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कही है। जहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं सभी हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हैं, यानी कि हिंदुओं से ही सभी मुसलमान बने हैं। जी हाँ, उनके इस बयान को लेकर के अब राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं से ही कन्वर्टेड है। जहाँ हम लोग भी हिंदुस्तान के हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं, हम लोग कोई सऊदिया से नहीं आए थे। जब बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि ये कोई मुस्लिम मुल्क तो था नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग का एक इतिहास है, हम लोग एक हिंदू पूर्वज रहे होंगे, हम लोगों के हिंदू पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के पूर्वज जहाँ रहते हैं वहाँ कोई सऊदिया से तो नहीं आया है। जब बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह ने कहा है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं या कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हुए हैं। आज हिंदुस्तान में जितनी मुसलमान की आबादी फैली है, गौरतलब है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन नालंदा का एक मदरसा जल गया था,
जहाँ नालंदा में राम नबी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के दौरान एक बहुत पुराने मदरसे को जला कर दिया था। इस मदरसे के पुनर्द्वार के लिए यानी कि पुनर्निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने 30 करोड़ मदरसे के लिए देने को सरकार का तुष्टिकरण कहा है। जहाँ इस पर इरशादुल्लाह ने कहा है कि अगर किसी को शिक्षित किया जा रहा है तो फिर इसको तुष्टिकरण कहोगे। बीजेपी की सोच इतनी छोटी और संकीर्ण होगी। आज तक गिरिराज सिंह ने विकास की बात कही है या फिर बिहार में कोई विकास की बात होती है, ये कभी वो नहीं कहती हैं। जहाँ सिर्फ वे भावनाओं को भड़का करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब काम छोड़ करके अब उम्र दराज हो गए हैं तो धर्म की तरफ आएँ। हिंदू मुस्लिम सबके ब्लड में एक ही ग्रुप का खून है। हम लोग तो हिंदुस्तान में बाहर से नहीं आए हैं, हम लोग भी तो कन्वर्टेड हैं। हम भी तो हिंदू से ही यहाँ आए, हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। कोई सऊदिया से तो हम आए नहीं हैं, हम लोग भी हिंदुस्तान के हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं। यहाँ कोई मुसलमान मुल्क तो था नहीं। आज से 1400 साल पहले जो धर्म पूरी दुनिया में फैला, उन लोगों ने यहाँ आकर के धर्म का प्रचार किया, उनके धर्म से मुतासिर हुए। इस सवाल पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों का एक इतिहास है जहाँ हम लोग के कहीं पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के पूर्वज जहाँ रहते हैं वहाँ कोई सऊदिया से तो नहीं आया है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हुए हैं। जहाँ इतने मुसलमान नहीं थे, आज हिंदुस्तान में जितनी मुसलमान की आबादी फैली है कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं कन्वर्टेड होंगे। हिंदू और मुस्लिम का तो कोई झगड़ा है ही नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार से बीजेपी एमएलसी छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचे। यहां भरे मंच से उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस नेता का काम अच्छा है तो फिर उन्हें ही वोट देना। जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता यानी कि किशनगंज के एमएलसी, किशनगंज के एमजीएम के डायरेक्टर दिलीप कुमार जायसवाल छत्तीसगढ़ पहुंचकर के पार्टी को वोट देने की अपील जनता से कर रहे हैं। वहीं धमतरी में शुक्रवार को बिहार के बीजेपी नेता ने यानी कि किशनगंज के रहने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़े मंच से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर दी है। जी हां, बीजेपी विधान पार्षद दिलीप जायसवाल शुक्रवार को धमतरी पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से कांग्रेस को वोट देने की बात कह डाली है। ये अपील उन्होंने ऐसे मौके पर कही है जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि दरअसल बिहार के बीजेपी नेता दिलीप कुमार जायसवाल धमतरी पहुंचे थे। यहां नेताजी स्कूल सफाई कर्मचारियों के धरने का समर्थन करने आए थे। उन्होंने बड़े मंच से अजब गजब बयान दे डाला है। नेताजी का भाषण सुनकर के सब हैरत में पड़ गए। नेताजी ने कहा है कि अगर भूपेश बघेल आपकी मांग पूरी करते हैं तो फिर वोट भी उन्हीं को ही देना है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि जो इस जन्म में कुत्ता है वह अगले जन्म में बड़ा आदमी बनेगा। यह बड़े मंच से मंत्री जी का अजीबोगरीब बयान सुनकर के सभी अवाक रह गए। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अगर 2 अक्टूबर को कांग्रेस आपका काम कर दें तो मैं बीजेपी का नेता आपसे कहूँगा कि वोट उन्हीं को देना, क्योंकि वह आपके लिए काम करेगा। जो काम करे उसी को वोट देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक और जहां विपक्ष ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन भी चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि इस बार के चुनाव में वे एनडीए को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं एनडीए गठबंधन का कहना है कि वह इस बार पहले से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत करके केंद्र में और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि दशहरा के बाद मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गृह मंत्री ने मुझे मिलने का समय दिया। करीब 20 से 25 मिनट तक हम लोगों का मुलाकात हुआ। उन्होंने अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। जहाँ उन्होंने कहा है कि हमने गृह मंत्री को बिहार की राजनीति की खबरें दी। उन्हें बताया है कि हम बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ कई जगहों पर हम गए, जहाँ वहाँ जनता का बहुत समर्थन मिला, लेकिन हम अकेले कितना कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमने गृह मंत्री से एकजुट होकर के प्रयास करने की अपील की है। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी अपील को सही बताते हुए कहा है कि वह दशहरा के बाद बिहार आएंगे। जहाँ इस समय हम सब पार्टनर एक होकर के अपना कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बिहार दौरे पर आएंगे। जैसा साथ ही कल्पवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम और गृह मंत्री एनडीए के सहयोगी दलों के साथ साझा कार्यक्रम करेंगे। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा है कि बीजेपी हमें जो सीट देगी वह मंजूर होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने मंत्रियों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। जहाँ कुछ दिन पहले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर वे प्यार बरसा रहे थे और उन्हें गले लगा रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री अपने करीबी एक मंत्री को गाड़ी में बैठा करके कार्यालय छोड़ने पहुंच गए। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। जहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और तत्काल कार्यालय को खाली कराया जाने लगा। जहाँ लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यालय के बाहर आए और अपनी गाड़ी से जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा को उतारने के बाद वे वहां से सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। जल संसाधन मंत्री संजय झा को आज जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था, जहां जनता उनका इंतजार कर रही थी। इसी कारण मुख्यमंत्री खुद अपनी गाड़ी में बैठ करके उन्हें जेडीयू कार्यालय छोड़ने के लिए आए। हालांकि इस दौरान पूरे जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता के कार्यालय के बाहर और अंदर प्रशासनिक अधिकारियों में हरकंप मचा रहा। मुख्यमंत्री की गाड़ी से जेडीयू कार्यालय आने की बात पर संजय झा ने कहा कि वे उनका बड़प्पन है, जब समय की बचत को देखते हुए वे हमें कार्यालय तक छोड़ने आए। आपको बता दूं कि संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास यानी कि करीबियों में से एक है माने जाते हैं। जहाँ कई मुख्य कार्यक्रम और फिर अंदरूनी मसलों पर संजय झा से राय भी लेते रहते हैं। जहाँ लेकिन अब मुख्यमंत्री खुल करके अपने मंत्रियों से को जनता के बीच सार्वजनिक रूप से प्यार दिखा रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी को भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बार पत्रकारों के साथ टीका लगवा करके प्रेम दिखाया था, तो दूसरी बार सार्वजनिक रूप से अशोक चौधरी के कंधे पर अपना सिर ही रख दिए थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।